नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की राजनीति का ये शुद्ध पॉलिटिकल व्यूज एंड न्यूज शो, जिसमें आज आपके सामने आज की सारी छोटी बड़ी पॉलिटिकल खबरें हम रखेंगे और हमारे मेहमानों की एक्सपर्ट ओपिनियन आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत। और समीर चौगांकर साहब आज फिर एक दिन हमारे साथ मौजूद हैं कहानी कुर्सी की में, बहुत स्वागत समीर साहब आपका भी। आज जिन खबरों की हम बात करने वाले हैं उनमें पहला मुद्दा आज हम चुन रहे हैं यूसीसी का मुद्दा। आप सोच रहे होंगे कि आज फिर एक बार यूसीसी की बात क्यों? वो इसीलिए आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर अपने सुझाव देने का लॉ कमीशन को आज पहला दिन है और इससे पहले राजनीति भी देखिए शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन आखिरी दिन है, माफ कीजिएगा, और असदुद्दीन ओवैसी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सुबह सुबह और कई इल्जाम भी लगाए, कहा चुनाव को देखकर ये प्रपोजल लाया गया है और क्लॉकवर्क की तरह काम करती है बीजेपी की मशीनरी। चुनाव देखा नहीं कि ऐसे मुद्दे लाना शुरू कर दिया जिससे समाज में बंटवारा हो। बहरहाल इस पॉलिटिकल एंगल पर बाद में बात, पहले आज क्या है खास आपको बता दें। लॉ कमीशन को अपने सुझाव भेजने का आज आखिरी दिन है। दूसरा, आज ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यूसीसी का विरोध करने के लिए दो खास अपील की गई हैं। पहली अपील तो यह है कि मुसलमान मस्जिदों में आज जाएं, आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है, और वहां जाकर दुआ करें कि यूसीसी ना आए। और तीसरी बड़ी बात, एक नायाब उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला, मस्जिदों के अंदर कुछ क्यूआर कोड स्टिकर लगा दिए गए हैं और आप अपने फोन से इसको स्कैन करें तो फिर आपके फोन पर लिखा हुआ आएगा, आपको बताया जाएगा कि यूसीसी क्यों नहीं आना चाहिए देश के अंदर या यूसीसी के नुकसान क्या क्या हैं। तो इस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो मुसलमान समाज के अंदर यूसीसी को लेकर के ये सेंटिमेंट पैदा करना चाहता है कि इसका विरोध हमें करना है और हर हाल के अंदर करना है। और एक और अपडेट आपको बता दें, कल जो उत्तराखंड का यूसीसी का ड्राफ्ट है जो टेक्निकल कमेटी ने तैयार कर लिया है वो कल सरकार को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद किसी भी दिन कोई विशेष सत्र बुला करके या असेंबली जब भी आई का जब भी वक्त होगा तब वो यूसीसी पर नियम कानून जो है वो बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। लेकिन पहले आपको हम जरा असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनवाएं। ओवैसी ये बात पहले भी कह चुके हैं, आज उन्होंने और तीखे अंदाज में कही कि यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर क्यों लाया गया। इसका सीधा सीधा मतलब है चुनाव में फायदा लेना। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फायदा मिल सके। आप सिर्फ करना क्या चाह रहे कि मुसलमानों को टारगेट करो बस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, यूसीसी जब आएगा इस लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में, यहां हमारा मकान थोड़ी है। हैदराबादी अंदाज में आपने उनका शेर भी सुना। बहरहाल देखिए उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, यूसीसी का उन्हें विरोध करना है। इसके लिए वो मुसलमानों को भी डरा रहे हैं और अभी तक वो हिंदुओं को भी डराते हुए आप सुन रहे थे। हिंदुओं से भी वो कहते हैं कि आपके भी हक में नहीं है, आपको भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहरहाल ओवैसी साहब की बात थोड़ी देर में हर्षवर्धन जी। लेकिन जो आज दूसरा प्रयोग हो रहा है कि फ्राइडे प्रेयर्स, आज मस्जिदों में जो दुआएं पढ़ी जाएं वो यूसीसी ना आए इसके लिए पढ़ी जाएं। बाकायदा क्यूआर कोड लगा करके वहां अपील की जा रही है, आप अपना फोन से स्कैन कीजिए और डिटेल में आपको बताया जाएगा फिर कि इसमें क्या क्या खराब चीजें हैं जिस वजह से ये नहीं आना चाहिए। देखिए, मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया इस खबर को सुन के सौरभ जी, और मुझे सचमुच बड़ा आनंद आ रहा है। अगर देश के मुसलमान सुन रहे हो तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तकरीर ओवैसी साहब की बाद में सुनिएगा। वो आपसे कह रहे हैं मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करो। पता करिएगा जरा अपने यहाँ के नज़दीकी मौलाना से, मुल्ला जी कहेंगे कि ये क्यूआर कोड वगैरह पता नहीं शरीयत में लागू भी है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, ये भी कहीं खिलाफ ना हो जाए। मुझे लगता है कि इस देश में नेता हास्य के पात्र बनते हैं और जानते बूझते हास्य के पात्र बनते हैं, उसमें ओवैसी साहब कतार में सबसे आगे खड़े हो गए। आप इतने संवेदनशील मुद्दे को मजाक के तौर पर बना रहे, और इसका दूसरा खतरा जो है
जिसको लेकर हम लोग बार बार कहते हैं कि जुमे की नमाज एक पाक दिन की तरह देखी जाती है, लेकिन अगर उस दिन मस्जिद से निकलकर कोई उद्वेलित हो जाए, कोई द्वेष किसी के मन में हो, ईर्ष्या आ जाए, जहर भर जाए, किसी के खिलाफ कोई लड़ने लगे, कोई पत्थरबाजी हो जाए, तो ये कितना खतरनाक है और कितना बुरा है। आप कितने पाक नेक काम के लिए जा रहे हैं और आप क्या निकल कर रहे हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? और मुझे लगता है कि देश के मुसलमानों को यह बात अब बाहर निकलकर बोलनी चाहिए कि ठीक है, हम यूसीसी पर जितने भी प्लस माइनस होंगे उसको बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, कुछ हमें लगेगा तो सरकार से उसके लिए लड़ेंगे कि इसको ठीक करो। हिंदुओं का भी होगा तो वो लड़ेंगे, दूसरे भी लड़ेंगे। लेकिन यह कहना कि यह कोई एक समान कानून आएगा तो उससे ध्रुवीकरण हो जाएगा, और ये ओवैसी जी भी किस वक्त कह रहे हैं जब चुनाव आने वाला है, तो वो भी तो वही कर रहे हैं ना। तो क्यूआर कोड से स्कैन कराएंगे जो सबसे आधुनिक है और सबसे पीछे ले जाएंगे कि सबका अलग अलग कानून हो, ये चल नहीं सकता। देखिए इसमें लेकिन शुक्रवार की अहमियत है, जो अभी आपने बात कही। शुक्रवार को मस्जिदों में खुतबा होता है, मेरे ख्याल से सर आप लोग और बेहतर बता पाएंगे, और उसमें सरमन्स में जो दुनियावी मामले होते हैं उस पर एक ओपिनियन जो है रिलीजियस लीडर जो होते हैं वो देते हैं, और उससे कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज जाता है। तो एक बात तो साफ है कि कोशिश सीधी सीधी ये है कि आज मस्जिदों से भी यही संदेश जाए कि यूसीसी का विरोध होना है। नहीं, देखिए यूसीसी एक मुद्दा है, तो उसका जो समर्थन करने वाले समर्थन करने के लिए आज़ाद हैं, विरोध करने वाले विरोध करने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि ये एक बहस है, तो बहस में एक पक्ष में बोलेगा, एक पक्ष खिलाफ बोलेगा, लेकिन विरोध हो संवैधानिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और ना है। अब रही बात ओवैसी जी की, तो ओवैसी जी तो राजनीति ही कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, और वो भला कैसे पीछे रहे इस मामले में? वो तो हर वो काम करेंगे जिससे उनकी मुस्लिम मतदाताओं पर, अपने जमात पर पकड़ मजबूत हो। हालांकि उनको अभी तक देश में मुसलमानों का समर्थन वैसा नहीं मिला है। एक हैदराबाद के अपने प्रभाव क्षेत्र को छोड़ के, या कभी कभी वो महाराष्ट्र में एक एमएलए जिता लाए, या कहीं बिहार में 4-5 एमएलए जिता लाए स्थानीय कारणों के कारण, लेकिन वो कोई पैन इंडिया मुस्लिम लीडर सर, लेकिन फुटप्रिंट धीरे धीरे ही सही अलग अलग राज्यों में आ रहा है। अभी उसके स्थानीय कारण यूपी के लोकल बॉडी कह लीजिए, बंगाल के लोकल बॉडी इलेक्शन में बताऊं, देखिए उत्तर प्रदेश जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग डॉक्टर फरीदी के जमाने से चल रहा है, और डॉक्टर फरीदी जो है वो भी मुस्लिम मजलिस बना के चुनाव लड़ते थे। उसके बाद डॉक्टर अयूब ने बड़े तूफानी तरीके से पूरे यूपी पे कंसर्न, पीस पार्टी वाले चार ओवैसी साहब तो मौसम में आते हैं ना चुनाव। अब ओवैसी साहब यूपी में हैं क्या कहीं? वो तो जब चुनावी होगा, जैसे बीजेपी वो कह रहे हैं मुद्दा लाती चुनाव के टाइम, वो भी चुनाव के टाइम प्रकट होते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था यूसीसी पे ही। देखिए बेहतर तरीका यही है कि आप अपना विरोध, अपने तर्क, अपना जो भी आपका पॉइंट है, रिजर्वेशन है, वो आप जो आपका लॉ कमीशन है जिसकी आज आखिरी तारीख है, वहाँ आप प्रस्तुत कर दीजिए, उसको दे दीजिए कि ये हमारे कंसर्न्स हैं। ये एक बेहतर तरीका है। अब हम मस्जिदों में मान लीजिए नमाज के वक्त दुआ करेंगे, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसको धर्म से न जोड़िए। धर्म से अगर आप जोड़ेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, होगी कि नहीं, कि मान लीजिए कोई मंदिरों में करने लगे साहब हम जो है इसके पक्ष में जो है वो करने लगेंगे, तो फिर वही ध्रुवीकरण, जिस ध्रुवीकरण की बात ओवैसी जी कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण अपने आप होने लगेगा। ध्रुवीकरण न हो कानून, इसलिए बेहतर तरीका यही है कि जो विधि आयोग ने मांगे सुझाव, उसमें आप अपने सुझाव दीजिए, लॉ कमीशन में दीजिए, विधि मंत्री से मिलकर के दीजिए, सरकार से आप समय लीजिए, प्रधानमंत्री से समय लीजिए, उनको दीजिए कि हमारे ये कंसर्न है, उनको एड्रेस करे सरकार। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, बजाय कि मस्जिदों में नमाज के वक्त। जुमे के दिन होता क्या है, जुमे के दिन देखिए हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ी जाती है, बाकी दिन आप अपने घरों में पढ़ लीजिए, लेकिन शुक्रवार के दिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने का रिवाज है ये, और ये दुनिया में है। तो इसलिए वहां पर लोग इकट्ठा होंगे, वहां कोई बोलेगा, तो एक तरह से पब्लिक मीटिंग जैसी हो जाएगी। सर कोई नई बात नहीं है, सीए एनआरसी के टाइम पर, 370 के टाइम पर मस्जिदों में ही जाकर के लोगों को बताया गया कि क्या करना है। पब्लिक गैदरिंग होती है वहां पर, इसलिए वहां बताते हैं, लेकिन बेहतर तरीका वही है। दूसरा, हम में से कोई हमारे इलाके के मंदिर का पुजारी जी, पंडित जी के कहने पर कोई ना तो वोट डालता है, ना कोई जाकर के किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है, लेकिन यहाँ हो जाता है। कोई नहीं डालता है, और डालना भी नहीं चाहिए, ना किसी पंडित के कहने पर, ना किसी मौलाना के कहने पर, ना किसी पादरी के कहने पर, ना किसी ग्रंथी के कहने पर। वोट अपने विवेक से डालना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में भी हूं कि बेटा भी अपने पिता के कहने वोट न डाले, और पत्नी भी अपने पति के कहने वोट न डाले, अपने विवेक से वोट डाले।
और वही होना चाहिए। नहीं, आपकी बात विनोद जी सुनी, मुस्लिम महिलाओं ने नहीं दिया, वो चले गए मोदी जी को वोट ठीक देने। है, वो उसके बाद इसीलिए उनको वो बड़ा अपना हंगामा हो गया। देखिए हर्षवर्धन जी, अपना विवेक है कि मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को वोट दें, हिंदू महिलाएं जो है अखिलेश यादव को वोट दें या राहुल गांधी को दें, या हिंदू मुस्लिम मिलकर सबको मोदी जी को दें, राहुल गांधी को, तो यही तो है लोकतंत्र। सर, इस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इन्होंने अभी कहा, उससे ये भी चर्चा चल रही है कि ये जो सुझाव दिए जाने, लॉ कमीशन को दिए जाने हैं, या मस्जिदों में जाकर के बताया जा रहा है कि भाई कैसे इसका विरोध कीजिए या क्यूआर कोड स्कैन कीजिए तो आपको पता चलेगा यूसीसी में क्या क्या चीजें खराब हैं, इस सब में महिलाएं कहां हैं? कहां, मतलब महिला का वोट का सुझाव कहां है इसके अंदर? क्योंकि वो एक किस्म से सामाजिक आप जो ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर है। नहीं, महिलाओं के संगठनों को आना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। महिला, वो तो लॉ कमीशन ने तो सबसे सुझाव मांगे हैं, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सारे संगठन, अल्पसंख्यकों के संगठन जो भी नुमाइंदगी करते हैं, या दावा इंडिविजुअल भी दे सकता है सुझाव, कोई हम आप भी जाके सुझाव दे सकते हैं, ये तो ओपन है सबके लिए फोरम, और दे ही रहे हैं लोग। समीर साहब, कैसे देख रहे हैं इसको आप? और ये प्रयोग जो है महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहा है मस्जिदों वाला। नहीं, मस्जिदों वाला प्रयोग पे जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ, उसका मैं एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि अभी केरल के अंदर पिछले 7 दिनों से ट्यूशन क्लासेस शुरू हो चुकी है मस्जिद के नमाज के बाद, कि वहाँ के जो युवा वर्ग है, मुसलमान के बड़े बौद्धिक माने जाते हैं उनके, वो लोग अपने क्षेत्र के जिले के युवाओं को इकट्ठे कर रहे हैं, मुसलमानों को, और उन्हें बता रहे हैं कि भाई यूजीसी अगर लागू होगा तो तुम्हें 2ym दर्जे का नागरिक बन के रहना पड़ेगा, हो सकता है कि तुम्हारा वोट का अधिकार ले लिया जाए, हो सकता है तुम्हारे काम धंधे असर पड़े। तो मुझे कौन कर रहा है काम? केरल के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर शुक्रवार को और रविवार को क्लासेस शुरू हो रही है, युवाओं को इकट्ठा करके अपने अपने जिले के अंदर। बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज चल रहा है केरल के अंदर कि आप लोग इकट्ठे हुइए, इसका विरोध कीजिए, और उसके आगे बढ़कर यह भी चर्चा हो रही है कि अगर ये लागू हो जाता है तो उसका हमें कैसा इसका विरोध करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत भ्रामक तरीके से जमीनी स्तर पर इसके खिलाफ प्रॉपर कैंपेन शुरू हुआ, पूरा कैंपेनिंग शुरू हुआ। और केरल तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, मतलब इस क्षेत्र को लेकर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी बहुत स्पष्ट बोला था कि भाई यूजीसी बहुत जरूरी है देश के हित में। उसके बाद में उस राज्य में इस तरीके से जमीनी स्तर पर इकट्ठे होकर इसका विरोध किया। महाराष्ट्र में तो शुरू हो चुका है। हालांकि टेक्निकली कोई पीसफुली अगर कोई एक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहा है, जनमानस तैयार करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको गलत तो नहीं कह सकते, गलत नहीं, लेकिन इसमें इतना जरूर है, भ्रम ना फैलाएं। हाँ, एक तो भ्रम ना फैलाएं, दूसरा मुस्लिम समाज, ये बड़ी क्लियर बात समझ में आ रही है, मुस्लिम समाज के उलेमा, मौलाना और जो बाकी और एल्डर्स हैं वो ही ओपिनियन मेकर हैं, और उन्हीं के कहने पर शायद समाज आगे इसको स्वीकार या अस्वीकार करेगा। हाँ, ये कुछ समाज की एक क्या कहते हैं, मजबूरी के, व्यवस्था के, या विशेषता के, कि वो ज्यादा ओपिनियन मेकर जो है वो वही है जो क्लर्जीज हैं, आमतौर पर उन्हीं को माना जाता है। और इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान जैसा कोई व्यक्ति जब एक सुधार की बात करता है तो अलग थलग पड़ जाता है पूरे समाज में। ये एक, अरे भाई, सर सैयद अहमद खान को कितना झेलना पड़ा मौलानाओं को, जब उन्होंने अलीगढ़ एंग्लो कॉलेज की स्थापना की, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, तो कितना मौलाना ने उनको बिल्कुल खिलाफ की, जबकि सर सैयद अहमद खान खुद बड़े आलिम विद्वान थे। तो ये तो एक समाज में रहा। मौलाना आज़ाद ने इसको लेकर के बहुत संघर्ष किया। तो ये एक समस्या तो है। और मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताता हूँ, किस तरह से धार्मिक नेता जो है प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, 90-91 की बात है, तो मेरे गांव में एक बाबा जी कथा पढ़ाने आए, वो कथा सुनाते थे। एक दिन कथा के दिन उन्होंने, गंगा जी किनारे हमारा गाँव है, उन्होंने, हमारी माँ भी सुनने गई, तो उन्होंने सबसे कथा पढ़ने के बाद कहा, भाई गंगा का हाथ उठाओ। सबने हाथ उठा दिया। बोले कसम खाओ, कसम खाओ। बोले इस पार्टी को वोट दोगे जो मंदिर के लिए, मतलब उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। तो मेरी माँ जो है वो बेचारी बड़ी परेशान हो गई। वो कांग्रेसी परिवार में, नाना जी बहुत पुराने कांग्रेसी थे, तो अब वो हमसे बोली कि हम क्या करें। हमने कहा जिसका मन उसको वोट दो। वो वोटें डालने नहीं गई। तो अब कई बार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, चाहे मौलाना करें या कोई बाबा जी करें, जो सामान्य वोटर होता है उसको बड़ी दुविधा में डाल देती है इस तरह की। ये ठीक बात है, लेकिन एक चीज जो मतलब जिसको मतलब ये ऐसे संदर्भ बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं कि जहां हिंदुओं को किसी बाबा ने, किसी साधु ने कहा भी हो तो ना उन्होंने माना ना आपने माना, कर दिया। नहीं, ठीक भी है, नहीं भी करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों में तो ये अभी भी दिखता है। और आप सोचिए कि जिस जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात हुई, जो हट गया, अब यहां तक कि जो शाह फैजल जो आईएएस हैं, जो एक बार आईएएस से एक्टिविस्ट और फिर आईएएस बन गए, उन्होंने अपनी रिट पिटीशन भी वापस ले ली, फिर भी सर्वोच्च शहला मसूद ने वापस ले ली। सर सोचिए, शहला मसूद जेएनयू की फायरब्रांड लीडर। मूल बात क्या है? मूल बात यह कि वहां की मस्जिदों से ऐलान होता था, पत्थरबाज लड़के निकल जाते थे। कानपुर में हमने क्या देखा?
मस्जिद से हुआ, कानपुर में जमकर पत्थरबाजी हुई, विनोद जी को याद होगा वही कानपुर वाली घटना। प्रयागराज में क्या हुआ था, उसके बाद यहां पोस्टर लगता है, कहा जाता है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इस लिहाज से देखा जाना जरूरी है, आप किसको कैसे प्रभावित कर रहे हैं और झूठ बोलकर प्रभावित कर रहे हैं। सारी चीजें सर आप इजाजत दे तो अगले सब्जेक्ट पर बढ़े। एक 10 सेकंड। इसके लिए हमारे राजनेता भी दोषी हैं। राजनेता जब धार्मिक नेताओं की चौखट पर जाकर के और मत्था टेकते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि उनके प्रभाव में उनको वोट मिल जाएगा उस समुदाय का, तब भी इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिलता है। इसमें एक लाइन जोड़ना सर हाँ बोलें सर। बाकी मेरा सर इसमें एक छोटा सा लेकिन कहना ये भी है, क्योंकि हम लोग इस प्रोफेशन में हैं तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, कई सारे ऑडियो वीडियो भी हमारे पास आते रहते हैं। कई बार मुस्लिम इलाकों में दूर दराज में इंटीरियर में कहाँ वो एक सभा चल रही होगी छोटी सी, पता भी नहीं चलता है किसी को, और उसमें जो बातें कह दी जाती हैं जो तकरीर करने वाला है उसकी तरफ से, कई बार सुनकर हैरानी होती है कि आप एक भारत देश में ये बातें कह भी सकते हैं। ये भी सच है। देखिए मुलायम सिंह यादव ने 1993 में जामा मस्जिद के शाही इमाम को चुनौती देते हुए कहा था कि इमाम साहब अपनी इमामत करिए, सियासत हमें करने दीजिए। ये हिम्मत जब तक नेताओं में नहीं होगी। इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना धैर्य है। 2000 में योगी आदित्यनाथ जो अभी यूपी के मुख्यमंत्री उस समय सांसद हुआ करते थे, उन्होंने लोकसभा में पूछा था कि यूजीसी कब आएगा, अपनी ही सरकार से पूछा था। तो उस समय अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर थे, अरुण जेटली ने कहा था कि ये आएगा लेकिन इस पर भ्रम फैलाने की स्थिति रहेगी, सबसे विचार विमर्श करने के बाद आएगा। फिर 2014 में जो योगी आदित्यनाथ उस समय सांसद थे, उन्होंने फिर यह प्रश्न पूछा था लोकसभा में। उस समय रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा था कि सब लोगों से बात करके सबकी सामूहिक सहमति बना के भारत सरकार इसको लेके आएगी और हम इस यूजीसी पे आगे बढ़ेंगे जरूर। उसके बाद 2022 को किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई इस पर सब पे विचार विमर्श हो रहा है और उस पर आगे बढ़ेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 2000 में कहा था और आज 2023 में मुझे ऐसा लग रहा है कि 23 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इस विषय पर धैर्य के साथ बढ़ने की कोशिश की कि सबको साथ में लेके इस पर बढ़ाया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये उस बात का जवाब है कि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आप आनन फानन में इसको लागू करना चाहते हैं केवल चुनाव के लिए। गवर्नमेंट अगर आनन फानन में लागू करना चाहती थी तो इससे पहले से बहुत मौके आए थे जब सरकार इसको लागू सकती थी। अटल बिहारी के समय कोशिश कर सकते थे, प्रधानमंत्री बहुमत नहीं था, ये कह सकते थे नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस जो बना था, तो इनको बैक बर्नर पर रख दिया गया। 2014 में भी कर सकते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।